नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और करते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसे ही हमारे साथ है हस्ती आतिफ कमाल, एडवोकेट, युवा अधिवक्ता एवं समाज सेवी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आतिफ जी। शुक्रिया पवन भाई, बहुत बहुत आपका कि आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम जो चलाई है उसमें आपने मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया और आपका जो संवाद कार्यक्रम है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि सर हमारा जो मेन मोटिव है इसके माध्यम से जनता के सवाल, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और एक समाज सेवी हैं, तो इन दोनों हैं आप, तो कैसे आप किस प्रकार अपना इन दोनों के रूप में, जैसे अधिवक्ता के रूप में और समाज सेवा के रूप में, आप कैसे अपना दायित्व निभा रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको पवन भाई। देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले मैंने मार्केटिंग से MBA किया था। जी 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 सर। हल्द्वानी से। उसके बाद मैंने दिल्ली NCR में 4 साल जॉब की। जी जी जी। उसके बाद मैंने LLB कंप्लीट की अपनी। उसके बाद मैं वकालत के पेशे में आया। जी जी जी। वकालत के पेशे से मेरा जुड़ने का मतलब ये था कि एक तो जब हम वकालत से जुड़े हुए होते हैं तो विभिन्न समाजों के लोगों से हमारा जो है संक्षेप रहता है। जी बिल्कुल। और लोगों को जानने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब वकालत के पेशे में हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोगों को अपने छोटे मोटे जो काम उनके होते हैं उन्हें कराने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं वकालत के पेशे में आया, क्योंकि वकालत का पेशा एक बहुत ही अहम पेशा है, बहुत ईमानदार पेशा है। जी बिल्कुल। जिन लोगों को न्याय सरकारी तंत्र से नहीं मिल पाता, वो वकील के जरिए न्याय उन्हें मिल जाता है। इसकी हम हमेशा कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो शोषित समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जी बिल्कुल, उसके लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उनके लिए निःशुल्क कानूनी परामर्श मैं हमेशा प्रदान करता रहता हूँ, उनकी पूरी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। जी जी। अच्छा, मेरा एक अगला क्वेश्चन है आपसे। युवाओं के राजनीति के बारे में आप कैसे देखते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, युवा जो है वो देश का भविष्य है। जी बिल्कुल। आज हमारे देश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। जी बिल्कुल। युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। जी। चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, जी बिल्कुल, चाहे वो सामाजिक तौर पर अपनी पहचान बनाने का क्षेत्र हो। जी बिल्कुल। तो मेरा देश के युवाओं से ये आह्वान है कि अपने आप को इतना मजबूत करें, शिक्षित बने, रोजगार हासिल करें और इतना मजबूत करें ताकि पूरी दुनिया उनके कदम चूमे। युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश को एक मजबूत और युवा कंधों की जरूरत है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश ने बहुत पुराने नेता देखे, किस तरीके से उन्होंने देश पर राज किया, किस तरीके से उन्होंने देश की जो डेवलपमेंट था उसकी योजनाएं बनाई। तो अगर युवा सोच उसके पीछे होगी तो हमारा देश बहुत जल्द तरक्की करेगा और देश का दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो मैं देश के युवाओं से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि वो राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े और अपने आप को राजनीति में आगे लेकर आए। पंचायत चुनाव का बिगुल भी उत्तर प्रदेश में फूंक चुका है। जी बिल्कुल। तो सभी युवा जो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें जहाँ भी मेरा सहयोग चाहिए होगा, कानूनी सलाह के तौर पर जिस तरीके से उन्हें मेरी मदद चाहिए होगी, तहसील में मेरा चैम्बर है, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। और युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करना चाहिए। मतलब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। जी जी जी। सर, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहिए आप YAS न्यूज। YAS एजुकेशन प्रेजेंट कंप्यूटर IT एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस, आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रसिद्ध हस्ती श्रीमान आतिफ कमाल एडवोकेट। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा एक अगला क्वेश्चन है आपसे। आज जो देश में मुख्य मुद्दा बन रहा है वो है किसान आंदोलन को लेकर। किसान पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो गया है और आंदोलित हैं। किसान विधेयक के बारे में आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसान विधेयक जो कानून है जो हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है, जी जी जी, उसमें कुछ कमियां ये रह गई कि जब किसान विधेयक बनाया जा रहा था तो जो देश के किसान नेता हैं उनसे भी राय ली जानी जरूरी थी। जी जी जी, क्योंकि आज की तारीख में किसानों में ये भ्रम पैदा हो गया है कि ये विधेयक जो है उनके खिलाफ है। तो जब तक किसानों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये क्या कानून है और क्या इसके अंदर कमी है और क्या इससे किसानों को फायदा होगा, तब तक जो देश में उन्माद फैलाना चाहती हैं जो संस्थाएं, कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं। जी, राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश थी। मैंने एक बार लाइव वीडियो भी डाली थी। जी जी जी, उसमें मैंने ये आह्वान किया था कि कम से कम जब देश के हित में कोई कानून अगर बनाया जाए जी जी, तो पहले जो उससे जुड़े हुए लोग हैं या जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठनों से जुड़े हुए जो पदाधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, उनकी एक बार राय ली जाए और जो बड़े बड़े किसान हैं उन्हें भी सरकार बुलाए, उनसे भी राय ले कि हम ऐसा कोई कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या आपको कमी लग रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार ने ये कानून बनाया था उससे पहले देश के कुछ किसान नेताओं को बुलाया जाता, उनकी राय ली जाती कि हम देश के हित में ही कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें आप अपनी राय दो कि इसमें क्या कमी है और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि जब ये कानून जब ये विधेयक बना तो देखिए हमारी संसद लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा इस पर चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद में इस विधेयक को अमली जमा पहनाया गया था। तो सीधा सीधा ये तो क्लियर हो गया कि इसमें, क्योंकि जितने भी बहुत सारे चाहे वो सांसद रहे हों या जो मंत्री रहे हों या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने बैठकर इस पर बाकायदा चर्चा की और कई घंटों की विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उसके बाद में ये विधेयक पास किया गया संसद से। तो इसमें फिर हम कह सकते हैं कि इस पर, क्योंकि उसमें किसान भी हैं भाई सर, उसमें किसान भी हैं। अगर मैं नरेंद्र तोमर हैं जो हमारे कृषि मंत्री हैं और भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं, तो फिर इसमें कैसे आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है पवन भाई, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान है तो किसान अपना नेता चुन के भेज देते हैं संसद में जी या विधानसभा में जी, लेकिन वहाँ पे किसानों की आवाज़ बनने की बजाय जो देश के नेता हैं, हमारे देश के किसान का और मतदाता का ये दुर्भाग्य है कि वो उनकी आवाज़ बनने के बजाय पूंजीपतियों की आवाज़ बन जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब देश के किसान जो नेता हैं उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। और जो चर्चा हुई थी उसमें संसद में बहुत हंगामा भी हुआ था। अब ये तो जो अंदर की बात है, किसी को क्या पता कि वो विधेयक कैसे पास हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई विधेयक केंद्र सरकार ने पास कराया है तो सहमति से ही पास कराया होगा। इसके ऊपर जो आज कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस आंदोलन की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे खालिस्तान का रूप दे रहे हैं, जिसे पाकिस्तान से फंडिंग बता रहे हैं, और उनका कहना है कि मतलब इसमें चाइना का हाथ है। तो देश की मैं सुरक्षा एजेंसी जो है उनसे भी मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि पूरी जांच कराई जाए और जो लोग इसके अगर कुछ असामाजिक तत्व या जो हमारे देश की जो दुश्मन ताकतें हैं वो इस आंदोलन के अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो देश का जागरूक किसान है जो धरने पर बैठे हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है उसमें उस कानून का विरोध करने से पहले उस कानून को पूरा पढ़ लें, उस विधेयक को पूरा पढ़ लें कि उसमें आपके लिए क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, अपनी राय केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, उसके बाद ही इस कानून का विरोध करें। क्योंकि देखिए कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी होती हैं या कुछ दल ऐसे होते हैं, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में बोलने का, लेकिन मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इस विधेयक की जो बारीकी है उसे समझें, पहले इस विधेयक को पूरा पढ़ लें कि इसमें किसानों को क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या उन्हें नुकसान है। अगर आपको अपने लिए फायदा लगे तो विधेयक का समर्थन करें, अन्यथा आपको फायदा नहीं लगता है तो हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। देश का युवा किसान देश के किसानों के साथ है। अगर ये विधेयक अगर आपके हिसाब से आपके खिलाफ है तो आंदोलन आपका जारी रहना चाहिए। और ये विधेयक अगर आपके
पक्ष में है तो मैं देश के किसानों से, किसान संगठनों से ये गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए और आंदोलन को खत्म करें अगर उनके पक्ष में है तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन और है, मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश में देखिए गरीब, दलित, मजदूर, गरीब, मुस्लिम, पिछड़े ऐसे हैं जिनको अभी तक जो अधिकार मिलने चाहिए थे। मैं अगर बात करूं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 से अब तक की बात करें तो एक बहुत बड़ा टाइमिंग होता है, लेकिन अभी तक उन गरीब, मजदूर, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको उनके अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस बारे में आप क्या कहना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका पवन भाई। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की स्थापना की थी, जी जी जी, तो उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़ा जो वर्ग है उसके अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान की स्थापना की थी। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है, जो संविधान ने हमें अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। तो मैं, जो देश की जनता है, जो देश का जो पिछड़ा समाज है, आज उनकी आप स्थिति देख लीजिए, उन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है। जी बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपना वोट बैंक समझती हैं और उनका वोट लेती है, और बाद में उनके जो समस्याएं हैं, जो जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई उनकी समस्याएं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती सर। तो मैं, जो दलित समाज है हमारा, जो मुस्लिम समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, और जितने भी समाज हैं, जी जी बिल्कुल, उन सभी से मेरी ये अपील है कि आप जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें तो पहले उसका मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें, उसे वोट दें, और जब वो आपके बातों पर खरी उतर जाती है उसे अगली बार भी चुनाव में वोट दें। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं उतरती है तो अगली बार उसे पूरी तरीके से नकार दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज की आप किसी भी गांव में चले जाइए, जो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं लोगों की, जैसे किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना है, जी जी जी, या किसी को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसकी जो प्रक्रिया है इतनी जटिल है कि बेचारा जो मजदूर तबके का आदमी है, अगर वो अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए भी चला जाए तो इतनी फॉर्मेलिटी उसमें है कि साहब मेंबर से लेटर लिखवा के लाइए, प्रधान से लेटर लिखवा के लाइए, या क्षेत्रीय विधायक या सांसद से लेटर लिखवा के लाइए। जी जी जी। तो इतना प्रक्रिया जटिल कर दी गई है कि इंसान जो है अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। और जो है, जैसे आय प्रमाण पत्र का मामला हो, पहले वो ऑनलाइन कराता है, हम तहसील में वकालत करते हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना जो है समाज को करना पड़ता है। बेचारी वृद्ध महिलाएं भी तहसील के चक्कर लगाती रहती हैं, किसी की विधवा पेंशन का मामला हो, कोई विकलांग है उसका विकलांग प्रमाण पत्र बनने का मामला हो, और जो कन्या, जैसे शादियों के लिए अनुदान मिलता है, जो गरीब लड़कियों की शादी होनी होती है उनके लिए अनुदान का मामला हो। तो देखिए, सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं जनता के लिए, लेकिन जागरूक न होने की वजह से वो योजनाएं जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती, और जो मठाधीश बीच में बैठे हैं वो उन योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं, और जो काम किसान का, मजदूर का, गरीब का या दलित समाज के लोगों का जो काम फ्री में होना चाहिए सरकार के माध्यम से, वो छोटे छोटे काम को कराने के लिए भी उन्हें 1000 से लेकर 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं गुजारिश करूंगा दलित समाज और अपने मुस्लिम जो पिछड़ा समाज है और जो हायर क्लास है, जितने भी समाज, देखिए हमारा देश जो है कुटुंब है, विभिन्न समाज, विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हमें एक रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिलकर एक रहना चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा जो हमारा जो शोषित समाज है देश का, उसकी मदद के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए सभी सरकारों को। और जो किसान की देखिए, जैसे कोई ग्राम प्रधान है, उसका फर्ज ये बनता है कि जैसे सरकार से कोई योजना आई तो बकायदा उस योजना का कैंप गांव में लगवाया जाए। बिल्कुल। और जो पात्र लोग हैं उसे योजना का फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। उसके बाद वो बेचारा जो पात्र होता है वो तहसील, कोर्ट कचहरी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, SDM, इन सब के चक्कर लगाता रहता है। उसमें उसे बेचारे का काफी समय वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, मैं एक चीज की सराहना करना चाहूंगा, जो केंद्र सरकार जो डिजिटल इंडिया का फायदा प्लान लेकर आई है, वो भी एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, पहले क्या होता था, हर कागज जो था वो हाथ के द्वारा बनता था। उसमें पहले जो है एप्लीकेशन लिखते थे हम। उसके बाद वो हायर अथॉरिटी पे जाती थी, माननीय लेखपाल के पास चली गई, उसके बाद कानूनों के साइन होते थे। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल होने से ये फायदा हुआ है, आपको अगर आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, स्थायी प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई भी पेंशन की योजना है या आवासीय योजना है सरकार की, उसके लिए आप जनसेवा केंद्र पर जाएं
अपना आवेदन करें, वो डायरेक्ट संबंधित अधिकारी पे पहुंच जाती है, उससे लोगों का जो समय है वो भी बचा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डिजिटल जो इंडिया है उसकी तेजी से मतलब देश के नागरिकों को उसकी ओर बढ़ना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। तो सर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहिए आप YIS एजुकेशन प्रेजेंट कंप्यूटर IT एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस, आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान आतिफ कमाल एडवोकेट। एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, मैं भविष्य के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बताइए। क्या आपका राजनीति में आने का विचार है? क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, उसके साथ साथ में समाज सेवी हैं, और आपकी मैंने देखा है कि आपकी फ्रेंड जो फॉलोइंग है युवाओं में खास तौर से बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा कि युवाओं को आना चाहिए, आप भी एक युवा हैं, तो भविष्य में आने के आपके क्या विचार हैं राजनीति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पवन भाई आपका। देखिए, युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना पड़ेगा और हम युवा हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह पूरी यही प्लान है कि भविष्य में राजनीति में जरूर आया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, मैं अपनी तिजोरियां भरने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहता, मैं लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहता हूँ। जी जी। जो दबे कुचला जो समाज है उसकी मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। जी जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा तन मन धन से कि मैं जिस लायक हूँ लोगों की मदद कर सकूँ। राजनीति में जब करूँगा तो जो अपना शोषित समाज है उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। और देश की, और जहाँ तक मुझसे होगा, जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उन्हें बढ़ावा देने का काम करूँगा, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जी बिल्कुल। राजनीति में देखिए युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश को आज युवाओं की ज़रूरत है, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि राजनीति के मैदान में भी आया जाए। जी बिल्कुल। अब काफ़ी समय हुआ है मेरा, चलते चलते बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि YIS न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म चालू किया है बिलारी तहसील क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपनी बात कहने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। इसकी हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप इसी तरीके से लोगों को अपने संवाद कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे और उनसे चर्चा करते रहेंगे और जनता के जो सवाल हैं वो भी उनसे पूछते रहेंगे, ताकि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी आवाज़ भी जनता तक पहुँचती रहेगी और जनता के जो सवाल हैं वो भी बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुँचते रहेंगे। ये आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है पवन भाई, मैं इसकी दिल की गहराई से सराहना करता हूँ। और दूसरी बात, आपका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इतने बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ बिलारी से प्रसिद्ध हस्ती श्रीमान आतिफ कमाल एडवोकेट। बहुत सारी बातों को जाना हमने, अधिवक्ता के रूप में भी, सामाजिक क्षेत्र के रूप में भी जो कार्य करें उस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमारी चली। हमारे कुछ मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। ऐसे ही हम नई नई हस्तियों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, करते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप YIS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।